हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सालो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सालो एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे जैव विकास क्या होता है। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आनुवांशिकी। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 में ने दी। इसी कारण इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों कहने का मतलब जो गुण हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होते हैं वह आनुवांशिक वही कहलाते हैं। इसके जनक जो थे ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे। आनुवांशिकता जेनेटिक शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेल्म जोन्स ने दिया। आनुवांशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार बनते हैं हमारे एग्जाम में कि मटर के पौधे पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया आनुवांशिकी का। तो इसमें आंसर ये होगा कि सर्वप्रथम मेंडल ने किया था। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय एवं द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। दोस्तों इसमें लंबे पौधे जो थे इन्होंने लंबे पौधों को नाम दिया टीटी और बौने पौधों को भी टीटी। तो दोस्तों इन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा लिया, दोनों का क्रॉस करवाया तो इसमें सभी पौधे संकर लंबे F1 पीढ़ी के हुए। तो दोस्तों इसमें जो है इसमें जब दोनों को लंबे और बौने पौधों को क्रॉस करवाया तो दोस्तों इसमें एक 50% 50% संकर लंबे हुए और दोस्तों 25% शुद्ध लंबे हुए और 25% बौने हुए। कहने का मतलब इन्होंने जब क्रॉस कराया लंबे और बौने पौधे का तो 25% ये हुए और 50% शुद्ध लंबे हुए। तो जो शुद्ध लंबे हैं वो हमेशा लंबे ही रहेंगे और जो शुद्ध बौने हैं और दोस्तों जो संकर लंबे हुए 50% उसमें 75% लंबे, उसमें भी चांस हुआ कि 75% लंबे हुए और 25% बौने हुए। तो जो लंबे हैं वो लंबे होंगे, जो बौने हैं बौने होंगे। जो संकर लंबे थे उसमें चांस 75% रहता है लंबे होने का और 25% बौने होने का। तो अतः F2 पीढ़ी का पौधा का फिनोटाइप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुए। द्विसंकरीय क्रॉस मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज RRY व हरे एवं झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधे को क्रॉस कराया। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। इन्होंने गोल को RRY से और झुर्रीदार को RRY से। तो गोल तथा पीला पौधा, झुर्रीदार तथा हरा पौधा। तो इन्होंने गोल और पीला पौधे का क्रॉस करवाया
तो दोस्तों इसमें जो गोल पीला पौधा था वो गोल पीला पौधा, तो इसको जब क्रॉस करवाया तो जो इसमें हरा पौधा था वो हट गया, गायब हो गया, और इसमें जो है गोल पीला और गोल पीला ही मिला। दोस्तों ये चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा ये सारे नर युग्म। आइए देखते हैं। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:4:2:1:1:2:1 प्राप्त हुए। उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर व तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है। मेंडल के नियम, पहला है प्रभाविकता का नियम। एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। पृथक्करण का नियम। लक्षण कारकों जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। इस नियम को युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जीव जाति एवं उनके गुणसूत्र। एस्केरिस में 2, मक्षर में 6, घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्याज में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों। मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26 और नींबू में 18 या 36, बिल्ली में 38, चूहे में 40, चूहा में 42, चूहा माउस में 40 और चूहा रैट में 42, गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46। दोस्तों इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें 46 गुणसूत्र। आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78 और कबूतर में 80। टेरिडोफाइटस में 1300 से 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप जीवधारियों के लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप होता है जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों जीन का बना होता है। युग्म विकल्पीय। एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं, यानी एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप युग्म विकल्पीय कहलाते हैं। संलग्नता। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को
गुणता कहते हैं। जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन कहते हैं। लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन 1910 में की थी। मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण जैसे रंग, वर्णांधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा प्रकट होते हैं।